नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने YouTube चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, परिवहन के क्रम में इससे पूर्व के वीडियो में स्थल परिवहन, वायु परिवहन के बारे में चर्चा हुई है। आज का जो विषय है वो है जल परिवहन। आज का जो हमारा विषय है वो है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन। दोस्तों, परिवहन का इतिहास सभ्यता का इतिहास है। परिवहन का इतिहास सभ्यता का इतिहास है। हमारे जीवन में परिवहन के साधनों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन में परिवहन के साधनों की बहुत बड़ी भूमिका है। परिवहन यांत्रिक साधनों एवं संगठनों का योग है। परिवहन यांत्रिक साधनों और संगठनों का योग है जो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को, सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सहायक होते हैं, परिवहन कहलाते हैं। कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास, कृषि और उद्योग किसी क्षेत्र के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां हैं। शरीर और हड्डियां मानी जाए तो परिवहन को स्नायु तंत्र को परिवहन को स्नायु तंत्र मानना चाहिए। औद्योगिक युग में परिवहन के साधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वर्तमान युग औद्योगिक युग है और उद्योगों के लिए परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में आज का जो विषय है वो है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। इससे पहले के वीडियो में स्थल परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन दोस्तों, जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक
और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत नदियां, आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत नदियां, नहरें, झीलें तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत सामुद्रिक मार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक मार्गों के अंतर्गत नदियां, नहरें, झीलें और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के अंतर्गत सामुद्रिक मार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। परिवहन लागत की दृष्टि से जल परिवहन सस्ता होता है। परिवहन लागत के दृष्टि से जल परिवहन सस्ता होता है। अतः सर्वाधिक माल की ढुलाई वाणिज्यिक जहाजों के द्वारा किया जाता है। अतः सर्वाधिक माल की ढुलाई वाणिज्यिक जहाजों के द्वारा किया जाता है। व्यापारिक जहाजों के स्वामित्व की दृष्टि से विश्व के प्रथम स्थान ग्रीस का है। इसके बाद क्रमशः जापान, चीन, जर्मनी, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन व डेनमार्क का स्थान है। जल मार्गों को तीन भागों में बांटा जाता है। जल मार्गों को तीन भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, आंतरिक जलमार्ग, दूसरा नहर जलमार्ग, तीसरा सामुद्रिक जलमार्ग। जलमार्गों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, आंतरिक जलमार्ग, दूसरा नहर जलमार्ग और तीसरा सामुद्रिक जलमार्ग। नंबर एक है आंतरिक जलमार्ग। इसके अंतर्गत, आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत नंबर एक, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, जर्मनी के जलमार्ग, जर्मनी के जलमार्ग, यूरोप भीतरी जलमार्गों की दृष्टि से बहुत उन्नतशील है। यूरोप महाद्वीप भीतरी जलमार्गों के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नतशील है। इस महाद्वीप की अधिकतर नदियां, इस महाद्वीप की अधिकतर नदियां नव्य हैं, किंतु जर्मनी विशेष भाग्यशाली है।
अधिक नब्य नदियां इसी देश में पाई जाती हैं, जर्मनी में पाई जाती हैं। जर्मनी में सबसे बड़ी कमी समुद्र तट का कम होना है। जर्मनी में सबसे बड़ी कमी समुद्र तट का कम होना है। इसे बहुत सीमा तक नदियों के द्वारा पूरा किया जाता है। उस कमी को नदियों के द्वारा पूरा किया जाता है। जर्मनी की सबसे बड़ी नदी राइन, जर्मनी की सबसे बड़ी नदी राइन नदी में परिवहन का, राइन नदी में परिवहन का सदा बड़ा भारी जमघट रहता है। सदैव बहुत भारी जमघट पाया जाता है। राइन नदी में समुद्री जहाज आ जा सकते हैं। राइन नदी वास्तव में विश्व की सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। जर्मनी की राइन नदी विश्व की व्यस्ततम व्यापारिक नदी है। इस नदी के दोनों किनारों पर भारी उद्योग विकसित हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर भारी उद्योग विकसित हैं, जिनके तैयार माल का व्यापार इसी मार्ग द्वारा होता है। इस नदी में यातायात केवल छोटे छोटे जहाजों द्वारा ही हो सकता है। इस नदी में यातायात केवल छोटे छोटे जहाजों द्वारा हो सकता है। राइन क्षेत्र एक अत्यधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। राइन क्षेत्र एक अत्यधिक विकसित और औद्योगिक क्षेत्र है। अतः यहां व्यापार का आयतन भी बहुत बढ़ जाता है। इसी नदी में जहाज 4000 टन तक के वजन को माल को ढो सकते हैं, किंतु अधिकतर व्यापार 2000 से 2500 टन भार वाले जहाजों द्वारा ही होता है। रॉटरडम विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है। रॉटरडम विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है। राइन नदी के व्यापार में कोयला, राइन नदी के व्यापार में कोयला का महत्व बहुत अधिक होने से इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। राइन नदी के व्यापार में, राइन नदी के व्यापार में कोयला का महत्व बहुत अधिक होने से इसे कोयला नदी, कोल रिवर भी कहते हैं। राइन नदी में स्टीमर कोलोन से नीचे मेच, फ्रैंकफर्ट और मानहीम, स्ट्रासबर्ग तक जाते हैं। राइन के अतिरिक्त जर्मनी में वेजर, एल्ब और ओडर नदियों में भी जल का यातायात किया जाता है। राइन सहित ये चारों नदियों द्वारा आपस में जोड़ी गई हैं।
ये नदियां आपस में जोड़ी गई हैं। वेजर पर ब्रेसमेन, हनोवर और कालस, येल्प नदी पर हेम्बर्ग, ब्रुंसविक, मांडेवर्रा तथा ड्रेसडन और ओडर नदी पर एस्टेरिच, फ्रैंकफर्ट तथा ब्रेस्लो नगर और बंदरगाह स्थित है। एल्ब नदी में पर्याप्त गहराई तथा चौड़ाई होने के कारण नॉर्वे, चेक गणराज्य के प्रेग तक चलती हैं। जर्मनी में अनेक नहरें भी जल यातायात के लिए विकसित की गई हैं। जर्मनी में अनेक नहरें जल यातायात के लिए विकसित की गई हैं। जर्मनी में अत्यधिक नव्य योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई 7,472 किलोमीटर है। ये तो जर्मनी के जलमार्ग हो गए। अब दूसरा फ्रांस के जलमार्ग या आंतरिक जलमार्गों में अभी तक जर्मनी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब है फ्रांस के जलमार्ग। जलमार्गों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो फ्रांस देश भी बहुत संपन्न देश है। यहाँ की अधिकांश नदियां अपने निचले भागों में ही नावें चलने योग्य हैं। भीतरी जलमार्गों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए नदियों को नहरों द्वारा जोड़ दिया गया है। सीन नदी के ला हावरे बंदरगाह से जलमार्ग रोए, पेरिस, सेंट एंटीन आदि नगरों को जाते हैं। दक्षिण से सीन नदी के मुहाने पर मर्सलेज का बंदरगाह है, जहां से लियोन्स जाते हैं। गेरून नदी के मुहाने पर स्थित बोर्डो के बिस्के की खाड़ी और भूमध्य सागर जुड़े हैं। लायर नदी के मुहाने पर स्थित सेंट नजारे और नान्ते से आर्यंस तक नावें जाती हैं। रोन सीन घाटी तथा सीन घाटी से जुड़े होने के कारण इंग्लिश चैनल और भूमध्य सागर के बीच सीधा इंग्लिश चैनल और भूमध्य सागर के बीच सीधा जलमार्ग स्थापित हो गया है। रूस के जलमार्ग रूस में अनेक बड़ी नव्य नदियां हैं। रूस में भी अनेक बड़ी नव्य नदियां हैं, किंतु वर्ष में अधिकतर समय में यहाँ हिम जमे रहने के कारण जलयानों या नावों से उपयुक्त नहीं रहती। दक्षिणी भाग में काला सागर, एबोज और कैस्पियन सागर है, जिनमें अधिकांश नदियां आकर गिरती हैं। ये सागर व्यापार, यातायात की दृष्टि से अच्छे जलमार्ग प्रस्तुत नहीं करते। फिर भी घरेलू तथा विदेशी व्यापार के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। ओल्गा
यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। ओल्गा यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है जो मैदानी और सघन आबादी वाले प्रदेशों में होकर बहती है। ओल्गा यहाँ की प्रमुख नदी है जो मैदानी और सघन प्रदेशों में होकर बहती है। इस पर ओल्गा नदी पर स्टालिनग्राड, सारातोव, कुइशोक, कजान, गोरकी आदि प्रमुख नगर हैं। अन्य महत्वपूर्ण नदियों में देखा जाए तो यहाँ डोन, नीपर और नीस्टर हैं जो दक्षिण में तथा नीचा उत्तर में बहती हैं। ये सभी नदियां यूरोपीय रूस में हैं। एशियाई रूस में ओब, येनिसी तथा लीना 3 प्रमुख नदियां हैं, किंतु वे अपने मुहाने और सीमावर्ती भाग में जम जाने के कारण व्यापार के लिए अधिक लाभदायक ये नदियां यहाँ नहीं हैं। अगला है उत्तरी, अभी तक था यूरोप के आंतरिक जलमार्ग। अब है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जलमार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी जलमार्गों का पर्याप्त विकास हुआ है। यहां मैदानी भागों में इनका जाल सा बिछा हुआ है। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में मैदानी भागों में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है। इनमें मिसौरी, मिसिसिपी नदी जलमार्ग अति महत्वपूर्ण है। ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है। इसके ऊपरी भाग का महत्व अधिक है क्योंकि निचले भाग में प्रायः बाढ़ आ जाती है। मिसिसिपी नदी द्वारा संयुक्त राज्य के ठीक मध्य में उत्तर से दक्षिण तक लगभग समस्त दूरी तय की जा सकती है। इसके मुहाने पर न्यू ऑरलियंस बंदरगाह, उत्तर में सेंट पॉल बंदरगाह तक पहुंचा जा सकता है। मिसौरी सेंट लुइस पर मिसिसिपी से मिलती है। इस पर ओमाहा से दूर पठारी भागों तक पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मिसिसिपी की सहायक नदियों ओहियो, मिसिसिपी की सहायक नदियों ओहियो नदी द्वारा उत्तर पूर्व में पिट्सबर्ग तक पहुंचा जा सकता है, जहां से नहरों द्वारा न्यूयॉर्क तक के लिए जलमार्ग है। मिसिसिपी को सुपीरियर झील द्वारा मिलाकर विश्वविख्यात महान झीलों के जल यातायात की सुविधा प्राप्त की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जलमार्गों की लंबाई 43,000 किलोमीटर है। कनाडा के जलमार्ग, अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के जलमार्ग के बाद अब कनाडा के आंतरिक जलमार्ग। यहां के जलमार्गों, कनाडा के जलमार्गों भी उत्तरी भाग में अत्यधिक शीत के कारण, यानी कनाडा के उत्तरी भाग में अत्यधिक शीत के कारण इसकी काफी समय तक जमे रहते हैं। किंतु सेंट लॉरेंस नदी का विशाल झीलों से जोड़कर यह समस्या हल की गई है। सस्केचवान, मैकेंजी, ओटावो और यूक्रेन और यूकेन
नदियों में भी कुछ दूर तक जलयान चलते हैं। अगला है दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, अमेजन यहां की सबसे बड़ी नदी है, जो अपनी सहायक नदियों द्वारा 80,000 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाती है, किंतु इनमें से केवल 32,000 किलोमीटर ही जहाज चलने योग्य है। जलमार्ग की दृष्टि से इस नदी का बहुत महत्व है। दक्षिण अमेरिका की इस नदी का जलमार्ग के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है, किंतु जिस प्रदेश में यह बहती है वह बहुत ही कम जनसंख्या वाला, पिछड़ा हुआ और विषुवत रेखीय वनों से आच्छादित है, अतः इस पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। मोटे तौर पर यह ब्राजील, बोलिविया, पेरू और कोलंबिया राज्यों की लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि यातायात के लिए इसी नदी पर निर्भर है। इसके प्रमुख बंदरगाहों को अगर देखा जाए इस नदी के, तो यहां के प्रमुख बंदरगाह मैनोस और इक्विटास हैं, जिसके द्वारा अमेजन घाटी की पैदावार रबड़, ब्राजील नट, टैगुआ नट, बलाटा और अनेक प्रकार की कठोर लकड़ियां निर्यात की जाती हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तम जलमार्ग प्लाटा, पराना और पैराग्वे नदियां प्रस्तुत करती हैं। ये नदियां अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा दक्षिणी ब्राजील में बहती हैं। ला प्लाटा, पराना, पैराग्वे जलमार्ग ब्यूनस आयर्स से कोरुम्बा तक 2740 किलोमीटर 2740 किलोमीटर लंबा है। सामुद्रिक जहाज साधारणतया पराना में अनाज तथा मांस लाने के लिए रोसारियो और सेंटाफे तक चले जाते हैं। प्रतिवर्ष कैंसनसान में लगभग 4000 जहाज आते हैं। पराना और पैराग्वे नदियों में बड़े जहाज 160 किलोमीटर ऊपर कैंसेप्शन तक और छोटे जहाज कोरुम्बा तक जा सकते हैं। इस जलमार्ग द्वारा चमड़ा, लकड़ियां, मांस इस जलमार्ग द्वारा चमड़ा, लकड़ियां, मांस, कपास, नारियल का तेल, मैग्नीज तथा कच्चा लोहा यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग में नीग्रो नदी पैटागोनिया प्रदेश का मुख्य जलमार्ग है। अगला है अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग। अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग, अफ्रीका की नदियां जब पहाड़ी भागों और पठारों को तोड़कर अफ्रीका की नदियां जब पहाड़ी भागों और पठारों को छोड़कर मैदानी भागों में उतरती हैं तो मार्ग में असंख्य झरने और रैपिड बनाती हैं। तो मार्ग में अनेक प्रकार के झरने और रैपिड का निर्माण करती हैं, अतः ये जलमार्गों के अनुकूल नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के जल तल में सामयिक परिवर्तन होता रहता है तथा मिट्टी जमती रहती है। अस्तु ये बातें इनके अच्छे जलमार्ग बनने में बाधा स्वरूप हैं। फिर भी मध्य अफ्रीका का 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का संपूर्ण भाग यातायात के लिए पूर्णतः नदियों पर ही निर्भर रहता है। 10 डिग्री से 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो क्षेत्र आता है वो नदियों के यातायात के द्वारा ही प्रभावित रहता है। नदियों के अतिरिक्त इस भाग में न्यासा, टंगानिका, विक्टोरिया, चाड और रुडोल्फ झीलों में भी जहाज चलते हैं। कांगो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। कांगो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 10,880 किलोमीटर तक नाव चलाने योग्य है। कांगो नदी 10,880 किलोमीटर तक नाव चलाने के लिए योग्य है। समुद्र से 3,680 किलोमीटर तक इसमें जहाज जा सकते हैं। इस नदी का संबंध माटाड़ी के लियोपोल्ड से विलो तक रेल मार्ग द्वारा भी है। इस नदी का अधिकतर जैरे कांगो का व्यापार होता है। इस नदी की मुख्य व्यापारिक वस्तुएं ताड़ का तेल, ताड़ की गिरी, कठोर लकड़ियां, कपास, कपोल, गोंद, कहवा आदि हैं। नील और कांगो नदी के बाद नाइजर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील और कांगो नदी के बाद नाइजर अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नाइजर उसकी सहायक नदियां विंडो नदी समुद्र से 1440 किलोमीटर भीतर तक जहाज जा सकते हैं, किंतु अधिकतर जहाज 800 किलोमीटर तक चलते हैं। इस नदी का महत्व रेल मार्गों के बन जाने से कम हो गया है। अब अधिकतर व्यापार रेलों द्वारा ही होता है, जो इस प्रदेश का टिन, कपास, गिरी, ताड़ का तेल, मटर, चमड़ा आदि ले जाती थी। नाइजर नदी लगभग 21,000 किलोमीटर डेल्टा क्षेत्र दलदली है। नाइजर नदी का लगभग 21,000 किलोमीटर डेल्टा क्षेत्र दलदली है, किंतु फिर भी इस जलमार्ग द्वारा इतना अधिक ताड़ का तेल और ताड़ की गिरी ढोई जाती है कि इस नदी का नाम तेल की नदी पड़ गया है। इस नदी का नाम तेल की नदी पड़ गया है। अपने ऊपरी और मध्य भाग में ये माली गणराज से होकर बहती है। इसके द्वारा चमड़ा और मटन अधिक ले जाया जाता है। इसके द्वारा चमड़ा और मटन अधिक ले जाया जाता है। यद्यपि नील नदी मिस्र के लिए सबसे प्रसिद्ध है, किंतु नील नदी केवल डेल्टा क्षेत्र में ही नौकायन योग्य है। शेष भाग जल प्रपातों और उबड़ खाबड़ भूमि प्रदेश में होने से यातायात के प्रतिकूल रहता है। ये नदी भूमध्य सागरीय प्रदेश और विषुवत रेखीय अफ्रीका के बीच संबंध स्थापित करती है। चूंकि अधिकांश दूरी तक रेल मार्ग इसके समानांतर जाता है, अतः इस नदी का महत्व व्यापार के लिए पहले जितना नहीं रहा, किंतु पहले और दूसरे प्रपात के बीच रेल मार्ग न होने से इस नदी के द्वारा ही व्यापार होता है। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग। अब है ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग। ऑस्ट्रेलिया में भीतर जलमार्गों की बहुत कमी है। ऑस्ट्रेलिया के भीतर जलमार्गों की बहुत कमी है। छोटी नदियां जो तटीय भागों तक बहती हैं, यहाँ
के मुख्य जलमार्ग बनाती हैं। पूर्वी नदियां वर्षा ऋतु में कुछ दूरी तक ही मार्ग बनाती हैं। यहाँ की दो प्रमुख नदियां मर्रे और डार्लिंग बोरकी तक 1920 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाती हैं। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया आल्प्स के बर्फीले पहाड़ों से निकलकर अच्छे वर्षा वाले प्रदेश में बहती हैं, इसलिए यह जलमार्ग और सिंचाई दोनों दृष्टियों से बहुत उत्तम नदी मानी जाती है। अगला है एशिया के आंतरिक जलमार्ग। एशिया के आंतरिक जलमार्ग। एशिया महाद्वीप के मुख्य जलमार्ग भारत और चीन। एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों के प्रमुख जलमार्ग भारत और चीन हैं। चीन में कुल मिलाकर लगभग 1,60,000 किलोमीटर लंबी नदियां और नहरें हैं। चीन में देखा जाए तो लगभग 1,60,000 किलोमीटर लंबी नदियां और नहरें हैं, जिनमें से अधिकांश यातायात के काम में आती हैं। जिनमें से अधिकांश यातायात के काम में आती हैं। इन सब में मुख्य यांगत्से कियांग नदी है। इन सभी नदियों में मुख्य नदी जो चीन की है वो यांगत्से कियांग नदी है जो 4,960 किलोमीटर लंबी है। ये नदी संघाई के निकट पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ये नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी में नावों द्वारा यांगत्से कियांग नदी में नाव के द्वारा इसके मुहाने से 2,400 किलोमीटर भीतर चुंगकिंग तक यातायात होता है। बड़े बड़े यातायात नदी में सबसे अधिक यातायात बड़े बड़े जहाज नदी में संघाई और चांगकिंग के बीच वर्ष भर ही चलते हैं। ग्रीस में ये जहाज हैकाउ तक जाते हैं। इस नदी में सबसे अधिक यातायात होने के 3 कारक हैं। नंबर 1, नदी में नाव चलाने योग्य नदी की शाखाएं उत्तर और दक्षिण में आकर मिलती हैं तथा इसके संबंध नहरों से है, जिनके द्वारा अधिक व्यापार करने में सहायता मिलती है। नंबर 2, इस जलमार्ग के किनारे सघन जनसंख्या पाई जाती है, इसका अधिक उपयोग करती है। नंबर 3, इस प्रदेश में रेलमार्गों से प्रतिस्पर्धा नहीं है। जब अधिक बाढ़ें आती हैं तो जल निकटवर्ती झीलों पोयांग, टंगटिन और टाई में चला जाता है तथा नदी के अधिक बाढ़ें नहीं आती। अतः नदी में अधिक बाढ़ें नहीं आती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी जल की कमी नहीं पड़ती एवं जलवानों के लिए नदी में काफी गहराई तक जल भरा रहता है। राइन के बाद यांगत्से कियांग नदी ही विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। अधिकतर व्यापार छोटे स्टीमरों द्वारा होता है। अधिकतर व्यापार जो होता है छोटे स्टीमरों द्वारा होता है। बड़े जहाज ऐसे केंद्रों पर जहां से वे नदी की गहराई कम होने से आगे नहीं बढ़ पाते, अपना व्यापारिक माल स्टीमरों में लाद देते हैं। इस नदी द्वारा नीचे की ओर चाय, तुंग का तेल, रेशम, कोयला, अनाज आदि ढोया जाता है तथा ऊपर की ओर कैरोसिन, सूती वस्त्र आदि। दक्षिणी चीन में सिक्यांग नदी का महत्व उत्तर की यांगत्से कियांग जितना ही है। इसके मुख्य बंदरगाह ग्वांग झाऊ और हांगकांग हैं। उत्तरी चीन में
होंगहो नदी व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। उत्तरी चीन में होंगहो नदी व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ज्यादा उपयुक्त या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह बहुत तेज और छिछली है। यह वीहो से मिलने के उपरांत 160 किलोमीटर तक खेई जा सकती है। इसका मुख्य बंदरगाह टिएंटसिन है। उत्तरी मंचुकों में हार्बिन तक आमूर सुगारी नदी नाव चलने योग्य है और दक्षिणी मंचुकों में लाओ नदी न्यूवांग और मुड़केन के बीच जहाज चलाए जाते हैं। थाईलैंड और म्यांमार में तो अधिकांश जनसंख्या नदियों के किनारे ही पाई जाती है। थाईलैंड और म्यांमार में अधिकांश आबादी नदियों के किनारे ही पाई जाती है। म्यांमार में खेई जाने वाली नदियों की बहुलता है। इरावदी नदी यहाँ से सबसे बड़ी और मुख्य नदी है, जिसमें 80 किलोमीटर से ऊपर तक स्टीमर आ जाते हैं। छोटी नावें तो बहुत ऊपर तक चली जाती हैं। इसका मुख्य बंदरगाह यंगून है, जिसके द्वारा चावल, मिट्टी का तेल, लकड़ियां, टीन, शीशा आदि यहां निर्यात किए जाते हैं। भारत में गंगा नदी का जलमार्ग महत्वपूर्ण है। भारत में गंगा नदी का जलमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुहाने से लगभग 800 किलोमीटर गंगा नदी के मुहाने से लगभग 800 किलोमीटर तक नावें तथा स्टीमर चलाए जाते हैं। हुगली नदी में कुछ दूरी तक जलयान जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से डिब्रूगढ़ तक नावें चलाई जा सकती हैं। अब पहला था आंतरिक जलमार्ग, अब दूसरा है नहर जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग और नहर। दूसरा है नहर जलमार्ग। पहला था आंतरिक जलमार्ग और दूसरा बात है नहर जलमार्ग। नहरें वे जलमार्ग हैं जो नहरें वे जलमार्ग हैं जो जहाज चलाने हेतु बनाए जाते हैं। नहरें वे जलमार्ग हैं जो जहाज चलाने हेतु बनाए जाते हैं। उनका उद्देश्य या तो दो नदियों, घाटियों अथवा समुद्रों की ओर दूरी और समय को कम करने के लिए, या किसी नहर या झील के व्यापार में बाधा डालने वाले झरनों और प्रपातों को दूर करने के लिए, अथवा उन प्रदेशों में व्यापार को उन्नत करने के लिए होता है जहां अन्य साधन सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं हो सकते। जहाजी नहरों की लंबाई चौड़ाई काफी होती है, जिनसे होकर बड़े बड़े जहाज निकल जाते हैं। जहाजी नहरों के बन जाने से कुछ जलमार्गों का बहुत महत्व बढ़ गया है। जहाजी नहर बन जाने से कुछ जलमार्गों का देखा जाए तो बहुत महत्व बढ़ गया है। इसमें पनामा और सुएज नहर प्रमुख हैं। विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण नहरें अगर देखा जाए तो वो सुएज नहर, पनामा नहर, कील नहर, सू सेंट मेरी नहर, मानचेस्टर जहाजी नहर, उत्तरी सागर की नहर, नवीन जलमार्ग और स्टाइलिन नगर। सुएज नहर। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। सुएज नहर के स्थल डमरू मध्य
को काटकर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स फर्डिनेंड डी लेसेप्स नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में ये नहर 17 नवंबर 1869 में बनाई गई। इसके बनाने में 180 लाख पाउंड खर्च हुआ और निर्माण कार्य सन 1859 से प्रारंभ होकर 1869 में समाप्त हुआ। जून 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है। 29 अक्टूबर 2008 को कॉन्स्टेंटिनोपल में आयोजित सम्मेलन में तय किया गया कि युद्ध काल को छोड़कर इस नहर से सभी देशों निर्णय लिया गया कि युद्ध काल को छोड़कर शेष में सभी देश इस नहर में आ जा सकते हैं। ये नहर लाल सागर स्थित पोर्ट सुएज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से मिलाती है। ये नहर 190 किलोमीटर लंबी है। सुएज नहर 190 किलोमीटर लंबी है। इसकी गहराई 22.5 मीटर तथा चौड़ाई 365 मीटर है। इस नहर से भारी वाहन गुजर सकते हैं। ये नहर पूरी लंबाई तक समुद्र की सतह पर बनी है, अतः इसमें पनामा नहर की तरह झालें नहीं हैं। पश्चिमी यूरोप को सुदूर पूर्व एशिया से जोड़ने वाले इस मार्ग का महत्व इस बात पर है कि मार्ग में 2 स्थानों पर ईंधन मिलता है, म्यांमार और पूर्वी द्वीप समूह में मिट्टी का तेल और पश्चिमी यूरोपीय देशों में कोयला। जिब्राल्टर, माल्टा, सुएज, अदन, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता और सिंगापुर जैसे बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह इस मार्ग में आते हैं। इस मार्ग से कई छोटे छोटे मार्ग मिले हैं। इस मार्ग पर कई छोटे छोटे मार्ग मिले हैं, यहां तक कि प्रत्येक खाड़ी से समुद्र से होता हुआ एक सामुद्रिक मार्ग सुएज मार्ग में कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। इसमें जहाज 14 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं, अतः साधारणतया इस नहर को पार करने में 12 घंटे लगते हैं। नहर की चौड़ाई कम होने के कारण इसमें एक साथ 2 जहाज नहीं निकल सकते, अतः जब एक जहाज निकलता है तो दूसरे को बांध दिया जाता है। जब एक जहाज निकलता है तो दूसरे को बांध दिया जाता है। एक दिन में अधिक से अधिक 24 जहाज इसमें आ जा सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक 24 जहाज इसमें आ जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व देशों के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। लिवरपूल से मुंबई तथा गुजरात आने वाले अब 7,250 किलोमीटर, वटेविया पहुंचने में 4,200 किलोमीटर, हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर और बटेविया पहुंचने में 2,400 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस नहर के बन जाने के कारण व्यापारिक संबंध बड़े सुदृढ़ हो गए हैं। नहर के अगर देखा जाए तो सुदूर पूर्व जो यहाँ का व्यापार है, सुदूर पूर्व और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी देशों को जाने वाला सामान अधिक भारी किंतु कम मूल्य का होता है, अतः इसका
कारण यह है कि इन देशों से अधिकतर अनाज, लकड़ी, कच्चा माल ही विदेशों को जाता है। पूर्वी और पश्चिमी देशों का व्यापार बहुत ही पुराना है, परंतु ये बहुधा भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा होता रहता है। प्राचीन काल में भारत और चीन से स्थल मार्ग द्वारा कीमती सामान जैसे रेशम, मसाले, कीमती पत्थर आदि निर्यात किए जाते हैं, किंतु समुद्री मार्गों का विकास हो जाने से अब इन देशों के बीच सभी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। स्वेज नहर के उत्तर के देशों में अधिकतर मशीनें, लोहे का सामान, कोयला, विभिन्न प्रकार के निर्मित वस्तुएं, कपड़ा और यूरोप का बना अन्य माल भेजा जाता है। हिंद महासागर को छोड़कर दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्यतः खाद्य पदार्थ और कच्चा सामान ही भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं, ऊन, तांबा और सोना, न्यूजीलैंड से ऊन और मक्खन, चीन और श्रीलंका से चाय, मॉरिशस और जावा से शक्कर, बांग्लादेश से जूट, पाकिस्तान से गेहूं, अरब से कहवा, मंचुको से सोयाफली, फारस की खाड़ी और म्यांमार और इंडोनेशिया से पेट्रोलियम, प्रशांत महासागर के द्वीपों से नारियल, पूर्वी अफ्रीका से रबड़, हाथी दांत और कच्चा चमड़ा स्वेज नहर द्वारा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देशों को भेजा जाता है। इससे होने वाले आय के कारण मिस्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इस नदी के होने वाले आय के कारण मिस्र की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हुई है। अगला नहर है पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण 1904 से प्रारंभ हुआ और 1915 में बनकर तैयार हुआ। पनामा नहर का निर्माण सन 1904 में प्रारंभ हुआ तथा 1915 में बनकर तैयार हुई। इस पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस पर 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये नहर पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है, जो प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलन से जोड़ती है। ये 82 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी और 90 मीटर चौड़ी है। इसको पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। प्रतिदिन लगभग 50 जहाज अनाज इस नहर से होकर निकलते हैं। इस नहर को के बनाने में एक पहाड़ी को काटा गया था। इस कारण से इसका तल सर्वत्र समान नहीं है और झालों का प्रयोग करना पड़ता है। जापान, पनामा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक त्रिपक्षीय आयोग का गठन किया गया है, जो पनामा के विकल्प का अध्ययन कर रहा है। जो विकल्प इस प्रकार से कह सकते हैं, समुद्र तल वाली नहर का निर्माण किया जाए, अधिक झालों के साथ वर्तमान नहर को चौड़ा किया जाए, सड़क तथा रेल सुविधाओं को नहर के दोनों किनारे में विस्तार किया जाए। अक्टूबर 2007 में नहर से गुजरने वाले जलयानों की संख्या में गिरावट के कारण तय किया गया कि नहर का आकार दोगुना किया जाए। इसके लिए $5.25 बिलियन प्रति राशि प्रस्तावित की गई। नहर के विस्तार का कार्य सितंबर 2007 से प्रारंभ हो गया और 2016 में जो पूर्ण हुआ है।
इसके बाद राजस्व आय में वृद्धि हुई है। इस नहर के बन जाने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच बहुत कम दूरी रह गई है। इसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में 12,650 किलोमीटर, लिवरपूल जाने में 9,100 किलोमीटर, न्यू ऑरलियंस जाने में 14,250 किलोमीटर, याकोहामा से न्यूयॉर्क जाने के लिए 6,050 किलोमीटर, न्यू ऑरलियंस जाने में 9,170 किलोमीटर, वालपैरेजो से न्यूयॉर्क जाने में 6,020 किलोमीटर तथा न्यू ऑरलियंस जाने के लिए 7,620 किलोमीटर की बचत हुई। इस नहर के बन जाने से अफ्रीका के पूर्वी तथा पश्चिमी बंदरगाहों की दूरी कम हुई है। इस नहर के बन जाने से अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तट बंदरगाहों की दूरी कम हुई है। न्यूजीलैंड से इस नहर द्वारा पनीर, मक्खन, ऊन, कपड़े, अंडे और भेड़ का मांस, जापान से रेशम और रबड़ का सामान, चीन से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों के लिए चाय और चावल, फिलीपीन के लिए तंबाकू, सैन फ्रांसिस्को से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और ग्रेट ब्रिटेन को खनिज पदार्थ भेजे जाते हैं। इस नहर का सर्वाधिक उपयोग पनामा, लाइबेरिया, बहामास, साइप्रस और माल्टा देशों द्वारा किया जाता है। अन्य वस्तुएं जो यूरोप के पश्चिमी देशों से दक्षिण अमेरिका से और अमेरिका से पूर्वी भाग में भेजी जाती हैं, वे वेलिविया से चांदी, पेरू से सीसा, इक्वाडोर से सिनकोना, कोलंबिया से टिम्बर, अटलांटिक से प्रशांत सागर को जो व्यापार होता है उनमें गन्ना, तंबाकू और केला, पश्चिमी द्वीप समूह से लोहे और फौलाद का सामान, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों और यूरोप के देशों के निकटवर्ती तेल संयुक्त राज्य अमेरिका से भेजा जाता है। ये सब वस्तुएं अमेरिका से पश्चिमी भागों, ऑस्ट्रेलिया और चीन, जापान में भेजी जाती हैं। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में आने वाले कुल माल का 44% और अटलांटिक महासागर से आने वाले में प्रशांत महासागर आने वाले कुछ माल का 56% इसी मार्ग से आता जाता है। अगली नहर है सू नहर। ये नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है। ये नहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है। इन झीलों के बीच सेंट मैरी प्रपात है। इसकी बाधा हटाने को ही इस नहर का नाम निर्माण किया गया था। यहां से वास्तव में दो नहरें हैं, जिनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार में है और दूसरी कनाडा के। ये दोनों नहरें 6 मीटर गहरी और 1.5 किलोमीटर लंबी हैं। इन दोनों नहरों में एक एक द्वार है। ये नहरें केवल 8 महीने खुली रहती हैं, तो भी इनमें 20,000 से भी अधिक जलयान गुजरते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक व्यापार में इस नहर का अधिक उपयोग किया जाता है। झील मार्ग से गुजरने वाले व्यापार के माल में मुख्यतः लौह अयस्क, खाद्यान्न, चूना पत्थर, सीमेंट, लकड़ी, लुगदी, अखबारी कागज,
कोयला और पेट्रोलियम होता है। अगली नहर है मैनचेस्टर नहर। यह नहर ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह नहर ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इस जलमार्ग के विकास से यहाँ के उद्योग धंधों में आशातीत वृद्धि हुई है। इस नहर के द्वारा मर्सी नदी के पूर्वी तट पर स्थित ईस्थम को मैनचेस्टर से मिलाया गया है। ये लगभग 40 किलोमीटर, ये नदी लगभग 40 किलोमीटर लंबी और 37 मीटर चौड़ी है। इसकी गहराई भी लगभग 8.5 मीटर है। इस नहर का निर्माण सन 1894 में लिवरपूल से कपास के परिवहन के लिए किया गया था, क्योंकि रेल के द्वारा परिवहन पर बहुत अधिक खर्च होता था। अगली नदी है कील नहर। उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर, कील नहर उत्तरी सागर तथा बाल्टिक सागर के मध्य में उत्तर की ओर निकले जटलैंड प्रायद्वीप से यातायात में बड़ी कठिनाई होती थी। एक जहाज को बाल्टिक सागर में जाने के लिए संपूर्ण जटलैंड प्रायद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। यह चक्कर 900 किलोमीटर से अधिक पड़ता था। अस्तु जटलैंड प्रायद्वीप को काटकर 1895 में 1895 में एक नहर बनाई गई, जो आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहर एल्बो नदी के मुहाने के पास बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। इस नहर की गहराई लगभग 12 मीटर तथा चौड़ाई लगभग 44 मीटर है। इनमें बड़े बड़े जहाज चलते हैं। जर्मनी के व्यापार वृद्धि में इस नहर का अतुलनीय योगदान है। सामरिक दृष्टि से भी ये नहर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगली नदी है वेलैंड नहर। अगली नहर है वेलैंड नहर। ये नहर कनाडा में है, जो इरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। वेलैंड नहर, ये नहर कनाडा में है, जो इरी झील को ओंटेरियो झील से जोड़ती है। दोनों झीलों की सतह में लगभग 98 मीटर का अंतर है, जिससे 8 लॉक बनाकर दूर करना पड़ा है। इस नहर के निर्माण से सेंट लॉरेंस नदी की यात्रा सुगम हो गई है, क्योंकि मार्ग में नियाग्रा जलप्रपात था। ये नहर लगभग 90 मीटर चौड़ी, 42 किलोमीटर लंबी है। इस नहर का निर्माण सन 1914 में किया गया था। अगली नहर है गोटा नहर। ये नहर स्वीडन में है तथा स्टॉकहोम को गोटेनबोर्ग से जोड़ती है। अगली नहर है उत्तरी सागर नहर। ये नहर उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ती है। अगली नहर है न्यू वाटरवे। ये उत्तरी सागर और रॉटरडम के मध्य बनाया गया है। अब तीसरा है सामुद्रिक या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। सामुद्रिक या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। पहला था, तीसरा है ये सामुद्रिक। पहला था आंतरिक जलमार्ग, फिर नहरें, और तीसरा है सामुद्रिक या आंतरिक जलमार्ग। सामुद्रिक या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, यह जलमार्ग जलमार्ग जो है, ये माल बहुत सस्ते भाड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इस नदी के में इस समुद्री जलमार्ग के माध्यम से परिवहन खर्च कम आता है।
माल को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत कम परिवहन लागत पर ले जाया जा सकता है। यद्यपि जहाजों द्वारा माल ले जाने में खर्च बहुत कम होता है, किंतु जहाज रेल की अपेक्षा धीरे धीरे चलता है। जहाज सामान्यतः 8,000 से 10,000 टन बोझा ले जा सकता है यहाँ, जबकि रेलें 6,000 टन ही बोझा ले जा सकती हैं। जहाज द्वारा कम खर्च में माल ले जाया जा सकता है। जहाज द्वारा कम खर्च में माल ले जा सकता है क्योंकि समुद्र से एक प्रकृत प्रदत्त मार्ग उपस्थित कर दिया गया है, जिसको बनाने में कुछ भी व्यय नहीं होता है। यह प्रकृति द्वारा दिया हुआ उपहार होता है मानव के लिए, जिसमें कोई निर्माण कार्य नहीं करना होता है। बस उन देशों की सीमाएं अगर समुद्रों से लगी हुई हैं तो इस प्रकार के जलमार्गों के द्वारा परिवहन लागत में बहुत कम आती है और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोया जाता है। समुद्री मार्ग सब दिशाओं में होते हैं। जो समुद्री मार्ग होते हैं ये सब दिशाओं में होते हैं, अतएव आवश्यकता अनुसार इनको कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से मिलते हैं, जबकि स्थल भाग एक दूसरे से अलग होते हैं। समुद्र सब देशों के लिए खुला रहता है। समुद्र जो होता है वो सभी देशों के लिए खुला रहता है, अतएव प्रत्येक देश के जहाज समुद्र का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते हैं। जहाजी कंपनियों का व्यापार पर एकाधिकार नहीं होता है। जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस कारण जहाजों को चलाने की कला में उन्नति करें, यात्रियों तथा व्यापारियों को सुविधा देने और किराया लेने और जहाजी कंपनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यद्यपि खुले सागरों में जहाज किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं। यद्यपि खुले सागरों में जहाज किसी भी दिशा में आ जा सकते हैं, किंतु 80% से अधिक जहाज निश्चित मार्गों पर ही चलते हैं। किंतु 80% जहाज निश्चित मार्गों पर ही चलते रहते हैं। ऐसे मार्गों का अनुसरण करते हुए समुद्री तूफानों, हिमशिलाओं, जलमग्न पहाड़ियों से टकराने में बच जाते हैं। मार्गों में सुविधाजनक ईंधन ले जा सकते हैं और लंबा चक्कर लगाने से बच जाते हैं। अतः यथासंभव जहाज बृहत वृत्त मार्ग का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वही मार्ग दो स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है। सामुद्रिक जलमार्गों को निर्धारित करने वाले सामुद्रिक जलमार्गों को निर्धारित करने वाले अगर कारकों को देखा जाए, सामुद्रिक जलमार्ग को निर्धारित करने वाले घटकों को देखा जाए, कारकों को देखा जाए, तो महाद्वीपों की आकृति और उनकी पहुंच के मुख्य साधन क्या है। नंबर 1, महाद्वीपों की आकृति और उनकी पहुंच के मुख्य साधन। नंबर 2, नौ परिवहन के खतरों से बचाव। नंबर 2, नौ परिवहन के खतरों से बचाव। नंबर 3, ईंधन लेने के उपयुक्त स्थानों की सुविधा। नंबर 4, बृहत वृत्त मार्गों की स्थिति। और नंबर 5, समुद्र खुला रहने हेतु अनुकूल जलवायु। विश्व के प्रमुख सामुद्रिक मार्ग। विश्व के अगर प्रमुख सामुद्रिक मार्गों को देखा जाए तो वे सामुद्रिक मार्ग, नंबर 1, उत्तरी अटलांटिक मार्ग।
नंबर 1, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के उपजाऊ तथा पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र देशों को जोड़ता है। इसलिए विश्व का सबसे अधिक व्यापारिक संबंध इन्हीं दोनों देशों के मध्य है। इनके उन्नत व्यापार का संपूर्ण भार इसी मार्ग पर है। ये मार्ग पश्चिमी यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों ग्लासगो, लिवरपूल, मैनचेस्टर, साउथैम्प्टन, लंदन, स्टॉकहोम, हैम्बर्ग, ब्रीमेन, एंटवर्प, लाहौल, लिस्बन, एम्स्टर्डम और वर्जिन को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारों के पत्तनों क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, हैलिफैक्स, सेंट जॉन्स, बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर और न्यू ऑरलियंस से जोड़ता है। ये मार्ग सघन देशों के पास से निकलता है, जिनके किनारों पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है। दोनों ही किनारों पर पर्याप्त मात्रा में कोयला मिलता है। दोनों ही किनारों पर पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कोयला मिलता है, किंतु महासागर के बीच की भूमि के अभाव में कोई कोयला लेने का स्थान नहीं है। यहाँ इस मार्ग पर द्वारा सबसे अधिक व्यापार इस मार्ग के द्वारा सबसे अधिक व्यापार किया जाता है। यूरोपीय देशों से उत्तरी अमेरिका को मुख्यतः खनिज एवं कारखानों का निर्मित माल यहां भेजा जाता है। स्पेन से पाइराइट, फ्रांस से खड़िया मिट्टी, नॉर्वे स्वीडन से लुगदी, अखबारी कागज और ग्रेट ब्रिटेन से चीनी मिट्टी के बर्तन और ऊनी बर्तन निर्यात किए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका से यूरोप की ओर मुख्यतः खाद्यान्न एवं कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। कनाडा से लुगदी, कागज, दूध के पदार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका से कपास, गेहूं, मांस, लोहा इस्पात, पेट्रोलियम एवं गंधक, कैरेबियन तटीय देशों से शक्कर, फल, पेट्रोलियम और लकड़ियों का निर्यात यूरोप को किया जाता है। यात्री भी इसी मार्ग से आते जाते हैं। दूसरा है प्रशांत महासागरीय मार्ग। ये वर्तमान काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। प्रशांत महासागरीय मार्ग ये वर्तमान समय का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इसकी उन्नति का मुख्य कारण पनामा नहर का बनना है। इसकी अगर उन्नति को देखा जाए तो मुख्य कारण है पनामा नहर का बनना। जापानी बंदरगाहों का विदेशी व्यापार के लिए खुलना और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अलास्का, हवाई और फिलीपीन द्वीपों को अपने अधिकार में ले लेना है। इसका मुख्य मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी किनारों को पूर्वी एशियाई चाइना और जापान से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त यह न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका से जोड़ता है। जापान और चीन की औद्योगिक उन्नति में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जापान और चीन की औद्योगिक उन्नति से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस मार्ग पर एशिया के प्रमुख बंदरगाह याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग और मनीला हैं। और अमेरिका में पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, लॉस एंजिल्स तथा प्रिंस रूपर्ट हैं। इस मार्ग पर उत्तरी देशों से एशियाई देशों को मुख्यतः मशीनें, फल, मांस, दूध के पदार्थ, गेहूं, आटा,
कपास, लुगदी, कागज, पेट्रोलियम और धातुएं निर्यात की जाती हैं। पूर्व की ओर से अमेरिका को नारियल, गिरी, तेल, रेशम, चाय, शक्कर, तंबाकू एवं खिलौने का निर्यात किया जाता है। नंबर तीसरा आता है भूमध्य सागरीय मार्ग। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। ये वस्तुतः ये मार्ग विश्व मार्ग के मध्य से होकर निकलता है, इसलिए कई मार्गों की अपेक्षा ये अधिक देशों तथा जनसमूहों को जोड़ता है। ये पूर्वी अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सुदूर पूर्व के बाजारों को ये भूमध्य सागरीय मार्ग जोड़ता है। यूरोप से यह मार्ग सुएज नहर को जोड़ता हुआ सुदूर पूर्व की ओर जाता है। लाल सागर को पार करने के पश्चात ये दो दिशाओं में भूमध्य सागरीय मार्ग बढ़ जाता है। लाल सागर को पार करने के बाद ये जो भूमध्य सागरीय मार्ग है ये दो समूह भागों में विभक्त हो जाता है। एक मार्ग अफ्रीका के पूर्वी किनारे डरबन को जाता है, एक मार्ग अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर डरबन को जाता है, जाता है। दूसरा मार्ग लंदन से लिवरपूल। एक मार्ग अफ्रीका के पूर्वी किनारे डरबन को जाता है, दूसरा मार्ग लंदन से लिवरपूल, साउथहैम्पटन, हैम्बर्ग, रॉटरडम, मर्सलीज, लिस्बन, जिनेवा और नेपल्स होते हुए अदन, मुंबई, कोलकाता, रंगून, पिनांग, सिंगापुर, मनीला, हांगकांग, पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी को जाता है। इस मार्ग द्वारा पूर्वी देश पश्चिमी बाजारों को खाद्यान्न और कच्चा सामान निर्यात करते हैं और वहां से निर्मित वस्तुएं प्राप्त करते हैं। चीन और जापान से चावल, चाय, शक्कर और रेशम, भारत से चाय, चावल, मसाले, कॉफी, रुई, हैम, रेशम, चमड़ा, सागवान और तिलहन तथा ऑस्ट्रेलिया से मांस, लकड़ी, गेहूं, आटा, फल, ऊन, मक्खन और शराब पश्चिमी बाजारों को भेजते हैं। चौथा है दक्षिणी अमेरिका मार्ग। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में दक्षिणी अमेरिका मार्ग। यह पश्चिमी द्वीप समूह ब्राजील और अर्जेंटीना को जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका मार्ग यह पश्चिमी द्वीप समूह ब्राजील और अर्जेंटीना को जाता है। यह मार्ग यूरोप और पश्चिमी द्वीप ब्राजील, यूरोप, अर्जेंटीना से व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों को अगर देखा जाए तो यहाँ के प्रमुख बंदरगाह किंगस्टन, हवाना, वेराकूज, टैम्पिको, वाहिया, रियो डी जेनेरो, मॉन्टवीडियो, ब्यूनस आयर्स और रोमेरियो। यहाँ से मुख्य वस्तुएं चीनी, रुई, महोगनी, तंबाकू, चांदी, रबर, कॉफी, हीरे, अनेक प्रकार के खाद्यान्न, ऊन और मांस का निर्यात किया जाता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का केप मार्ग। दक्षिण अफ्रीका का केप मार्ग यह पश्चिमी यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी भागों से जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका का केप मार्ग
ये पश्चिमी यूरोप को अफ्रीका के दक्षिणी और पश्चिमी भागों से जोड़ता है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को यूरोप से जाने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को यूरोप से जाने वाले यात्रियों भी कम खर्च में इसी मार्ग से जाते हैं। यूरोप के तट पर इस बंदरगाह में प्रमुख रूप से लंदन, लिवरपूल, कार्डिफ, साउथहैम्पटन और लिस्बन है। जिन जिन बंदरगाहों पर जहाज ठहरते हैं वे एलिजाबेथ, ईस्ट लंदन, केप टाउन, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन है। अफ्रीका से गोले का तेल, नारियल, हाथी दांत, गेंद, रबर, इमारती लकड़ी, शुतुरमुर्ग के पंख, कहवा, मैग्नीज आदि निर्यात किए जाते हैं। यहाँ मुख्य आयात सूती, ऊनी वस्त्र, सीमेंट, मशीनें, शक्कर आदि है। किसी भी राष्ट्र के विकास में परिवहन तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके द्वारा ही मानव अनेक प्रकार की अपनी आवश्यकताएं इन परिवहन के द्वारा पूरा करते हैं। वे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं चाहे उद्योगों से संबंधित हो या मानव के खाद्यान्नों से संबंधित हो, इन्हीं मार्गों के द्वारा कम समय में उपलब्ध होते हैं। वस्तुएं उनके द्वारा उन तक कम समय में पहुंचती हैं। तो परिवहन का किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना परिवहन के बहुलता के कारण उस देश का विकास संभव नहीं है। और विशेष रूप से वर्तमान औद्योगिक जो युग है, इसमें हमें परिवहन के अनेक प्रकार के तीव्रगामी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अनेक प्रकार के उत्पादों को जो जल्द खराब हो सकते हैं, उन उत्पादों को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है और हम परिवहन के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय जल परिवहन रहा है, ये वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद होगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।